सर ने बोला कि बता देना, है ना, बताना नहीं बोला था, अभी बताती हूँ उनको मैं। और क्या, अनम्यूट ही तो करना था तब से, तूने अनम्यूट नहीं किया। मैंने इतनी सारी बातें म्यूट में बोली है क्या, जिसमें तू झूठा साबित कर रही थी मैं तेरे को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का दिनांक है 16 दिसंबर 2024। दिसंबर आधा खत्म हो चुका है और हमारा बेटा चैप्टर अभी आधा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन है ना, ये जो मैंने बेटा टॉपिक लिखा था ना, देखो ये ना, ओम सर को बेटा काम तो कुछ है नहीं, टाइम पास करना है उनको, तो ओम सर आए थे, वो अपना टाइम पास करके चले गए हैं उनके बेकार से हैंड राइटिंग में, ठीक है ना। तो एनीवे, आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 2, ठीक है ना। शुरू करते हैं यार आज का टॉपिक। यार इसने म्यूट नहीं किया मुझे, है ना। चलिए हम शुरू करेंगे बेटा आज का टॉपिक, लेकिन हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे और बेटा क्विकली रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। मेरी आवाज को म्यूट कर दे। यस, चलिए चलिए चलिए, यस एवरीबॉडी, क्या आप सब बेटा तैयार है मेरे साथ। बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब आंख बंद करके याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। मोटिवेशन दे दो मैम। बेटा कोई दुकान में बिक रही है क्या मोटिवेशन मेरे, कि मेरी एक दुकान है उसमें मोटिवेशन बिक रही है, मोटिवेशन दे दो मैम, 100 रुपए लाओ, मोटिवेशन देती हूँ। हाँ, ऐसे मोटिवेशन मांग रहे हो जैसे तो बेटा किराने की दुकान पे मिल रही है थैलियों में 50-50 रुपए में। आजकल तो बेटा मोटिवेशन ऐसे ही मिल रही है बेटा, यूट्यूब पे मिल रही है, बस ये अलग बात है, ठीक है ना, ऑल द टाइम। तो मैं ये बोलना चाह रही थी मेरे प्यारे सपोलो कि अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेटा बनाना आ गया होगा। अब आप आंख बंद करके भी बेटा ग्लूकोज बना पाएंगे। मैंने इतने अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। अब आपने कितना ग्रहण किया प्रिय अर्जुन, वो तो बेटा आपके ऊपर है ना। तो इसी बात के साथ में हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा क्या था कि कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम सैकेराइड्स भी कहते हैं या शुगर भी कहते हैं, ये इधर होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कि या तो वो एल्डोज शुगर होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है उनके पास, या तो वो कीटो शुगर होते हैं, कीटोन वाला ग्रुप होता है उनके पास। आप नंबर ऑफ शुगर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर रहे थे। मोनोसैकेराइड्स यानी कि जो सिंगल शुगर होते हैं, सिर्फ मोनोमर यूनिट। फिर होते हैं बेटा आपके ओलिगोसैकेराइड, जिसमें 2 से लेके 9 शुगर आपस में कंबाइन करते हैं। और फिर होते हैं पॉलीसैकेराइड, यानी मोर देन 10 शुगर जब आपस में कंबाइन करते हैं। जो मोनोसैकेराइड है, जो शुगर यूनिट सिंगल है बेटा, ये मोनोसैकेराइड्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि बेटा होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स ना, जैसे होता है ट्रायोज शुगर, जैसे होता है टेट्रोज शुगर, जैसे होता है पेंटोज शुगर, जैसे होता है हेक्सोज शुगर, है ना। कार्बन नंबर वेरी कर सकता है। जैसे मैंने बोला था, जो मोती है वो मोती है मेरी मोनोसैकेराइड। मैं मोतियों को कंबाइन कर रही हूं, तो अगर मैं 2 से लेके 9 मोती कंबाइन कर रही हूं तो ओलिगो बन रहा है। 10 से ज्यादा मोतियां कंबाइन कर रही हूं तो मेरे पॉलीसैकेराइड्स बन रहे हैं। बट जो मेरी मोती है ना, वो मोती के साइजेस भी अलग अलग है। छोटी मोती है, कोई मीडियम साइज की मोती है, कोई बड़े साइज की मोती है, मोती नहीं है मोती है, और कोई बहुत बड़े साइज की मोती है। तो मोतियों के जो साइज है बेटा वो वेरी करते हैं, क्योंकि आपकी इसमें नंबर ऑफ कार्बन वेरी करते हैं। कार्बन 3 से लेके कार्बन 7। सबसे कॉमन जो शुगर्स होते हैं बेटा वो 5 कार्बन वाले शुगर यानी कि पेंटोज, और 6 कार्बन वाले शुगर यानी कि हेक्सोज एग्जिस्ट करते हैं। और हमने एक पेंटोज शुगर और हमने एक हेक्सोज शुगर के स्ट्रक्चर भी बनाए थे। जैसे कि मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था,
बेटा याद करो, देखो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है और रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है और रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। रिंग फॉर्म जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है पेंटोज रिंग, एक होती है फ्यूरेनोज रिंग, एक होती है पायरेनोज रिंग। विद इन द रिंग, पायरेनोज रिंग जो होती है उसके विद इन द रिंग बेटा कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन होते हैं? विद इन द रिंग होते हैं बेटा 5 कार्बन इफ यू हैव पायरेनोज रिंग। विद इन द रिंग होते हैं 4 कार्बन इफ यू हैव फ्यूरेनोज रिंग। रिंग के बाहर और भी कार्बन हो सकते हैं। जैसे कि हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने ग्लूकोज की क्या क्या इंफॉर्मेशन दी थी? ये एक एल्डोज शुगर है, मतलब कि एल्डिहाइड वाला। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे होता है, कीटोज हमेशा सेकंड कार्बन इंटरमीडिएट पे लगता है। ये एक हेक्सोज शुगर है यानी कि 6 कार्बन, ठीक है ना। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है 3rd कार्बन से, क्योंकि इसमें जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी यूनिट्स आप लगा रहे हो बेटा उसमें हाइड्रोक्सी की जो कौन सा चाहिए? दोनों ले आए हो क्या? ये उन सर का है, इसमें नमक है। अच्छा अच्छा, लेकिन भाई ये ग्लास थोड़ा सा गंदा है, ग्लास को थोड़ा साफ करके लेके आना। और मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल पानी चाहिए, तो मेरे लिए एक नॉर्मल पानी ले आना, ठीक है ना। यस, 3rd साइड पे जो होता है बेटा हाइड्रोजन, 3rd कार्बन पर हाइड्रोजन राइट साइड पे होता है मेरे प्यारे सपोलो। अब आप बेटा कार्बन नंबर लेबल कीजिए। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यस, हाइड्रोजन राइट साइड पे है तो 3rd कार्बन पे हाइड्रोजन राइट लगा दो। एल्डिहाइड वाला है मतलब CHO को ऐसे लगा दो। बाकी सब में अपोजिट, बाकी सब में अपोजिट अपोजिट, बैलेंसिंग कर लेना, सबकी बैलेंसी को पूरा कर लेना, ठीक है ना। किसी को स्ट्रेट चेन बनाने में कोई दुखदर्द समस्या? किसी को स्ट्रेट चेन बनाने में कोई दुखदर्द समस्या बेटा? 3rd कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड पे है और एल्डोज शुगर है तो एल्डिहाइड लगा दो। और जब आपको बेटा रिंग फॉर्म बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है? सेकेंड लास्ट कार्बन यहाँ पे 5th कार्बन है, उसको आपको इसके करीब लेके आना है, ठीक है ना। बट इसके करीब लेके आने के लिए बेटा इसको धोखा देना पड़ेगा इस OH को। तो ये बहुत आसानी से इसे बेटा धोखा दे देता है, इस OH को बहुत आसानी से धोखा दे देता है। पर OH की जगह बेटा किसी और के दिल में भी बनानी पड़ेगी ना, तो हम इस कार्बन के डबल बॉन्ड को फ्री कर देते हैं और यहां से जो OH हटाया था वो यहां लगा देते हैं। तो हमें एक रिंग बनते हुए दिख रही है मैम, और वो रिंग जो हमें बनते हुए दिख रही है वो ये वाली रिंग है। दिस विद इन द रिंग कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ये रिंग मतलब ये यहां से ना। विद इन द रिंग कितने कार्बन है मैम? 5 कार्बन होते हैं तो बनती है मैम हमारी पायरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग को बनाइए, आज ग्लूकोज को वापस से बनाना है बेटा। पायरेनोज रिंग हमें आज ग्लूकोज को वापस से बनाना है। आप ये देखिए, ये हमने बना दी पायरेनोज रिंग। रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है नंबरिंग, हम इस कार्बन से ही नंबरिंग चालू कर रहे हैं। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। रिंग के अंदर 5 कार्बन है, रिंग के बाहर कार्बन हो सकते हैं। आप आइडेंटिफिकेशन 3rd कार्बन से करते हो तो सबसे पहले 3rd कार्बन पर HOH लेबल कर दो, क्योंकि 3rd कार्बन पर हाइड्रोजन राइट साइड पे था तो वो रिंग में नीचे होगा बेटा, रिंग में वो नीचे होगा। और बाकी सारे अपोजिट HOH HOH HOH। लेकिन जो 5th कार्बन है उस पे जो 2 ग्रुप्स है वो HOH नहीं है। 5th कार्बन पर एक ग्रुप है H और एक ग्रुप है ये वाला CH2OH, बल्कि ग्रुप फॉर द स्टेबिलिटी CH2H ऊपर हो जाएगा कार्बन नंबर 6 एंड ये हो जाएगा हाइड्रोजन। मेरे प्यारे सपोलो, मेरे प्रिय सपोलो, क्या मैं इसे अल्फा ग्लूकोज कह सकती हूं मेरे बच्चे? बताइए, क्या हम कह सकते हैं इसे अल्फा ग्लूकोज मेरे बच्चे? कह सकते हैं कि नहीं? बताइए। अगर हमें बेटा अल्फा से बीटा फॉर्म बनाना है तो हमें कौन से कार्बन को देखना पड़ेगा? जिस मूर्ख ने ये कहा ना कार्बन नंबर 1, तो वो मूर्ख है बेटा, और क्या ही बोलूं, ठीक है ना। कार्बन नंबर 1 कभी नहीं बोलेंगे आप हमेशा कहेंगे आपको चेक करना होता है फंक्शनल कार्बन। अब ग्लूकोज है तो वो डेफिनेटली फंक्शनल कार्बन बेटा नंबर 1 है। फ्रक्टोज होता तो कार्बन नंबर 2 होता। आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप कार्बन को देखना है, और जब आप फंक्शनल ग्रुप कार्बन को देखेंगे, जो यहां के केस में कार्बन नंबर 1 है, अगर उसमें OH नीचे है तो अल्फा फॉर्म, अगर OH ऊपर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बीटा फॉर्म। अल्फा और बीटा,
आई थिंक अब आप सपने में भी ये बना सकते हैं बेटा, ठीक है ना, बट सपनों में बनाइएगा मत बेटा, ठीक है ना। अब बेटा हमें अगर बनाना है दूसरा, हमने बनाया था राइबोज। राइबोज कितना इजी था, राइबोज एक पेंटोज शुगर था, राइबोज एक एल्डोज शुगर था। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड, और वो 5 कार्बन वाला था, उसमें सारे OH राइट साइड पे थे, और उसमें अगर सारे OH राइट साइड पे थे तो सारे OH बेटा आपने उसमें रिंग के नीचे लगाए हुए थे, सिंपल। अगर आपको राइबोज शुगर से बनाना है डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है बेटा डीएनए में, तो दोनों में बस बेटा कौन से कार्बन पर डिफरेंस होता है बेटा, 3rd कार्बन पर। ये देखो, अगर बेटा बताना, सॉरी अभी आप देखो, पहले आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने बनाया एक राइबोज शुगर, करेक्ट बनाए हैं या नहीं आप मुझे बताएंगे, मैंने करेक्ट बनाया ही नहीं, आप मुझे बताएंगे। ये HOH 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 एंड CH2OH एंड H, क्या ये एक राइबोज शुगर बनाया बेटा मैंने? ये राइबोज शुगर से अगर मेरे को डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाने का है, हाँ 3rd नहीं है, 2nd कार्बन होगा, इसीलिए तो मैं बना के बता रही हूं ना। अगर बेटा आपको इसी राइबोज शुगर से डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाना है, नॉट द 3rd कार्बन बेटा, नॉट द ग्लूकोज, 3rd कार्बन पर तो आप देखोगे आगे जब मैं आपको डीएनए बनवाऊंगी, यहां तो बॉन्ड्स बनते हैं आगे। डीऑक्सीजनेशन आपको करनी है बेटा, ऑक्सीजन का रिमूवल करना है। अगर आपको डीऑक्सीराइबोज बनाना है, आप 2nd कार्बन से बेटा क्या रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेशन कर देते हैं 2nd कार्बन पर, तो राइबोज से क्या बन जाता है बेटा, डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। ये अल्फा राइबोज है, अल्फा राइबोज से अगर बेटा बनाओगे स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज का, तो वो अल्फा डीऑक्सीराइबोज बनेगा। अगर आपने HOH फंक्शनल कार्बन, कार्बन नंबर 1 पर उल्टा कर दिया तो बीटा राइबोज, बीटा डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। इट्स अ डेराइव्ड शुगर। डेराइव्ड का क्या मतलब होता है, जो शुगर से ही मॉडिफाई होके बने, वो डेराइव्ड शुगर हो गए, सिंपल मामला खत्म। फिर हमने बेटा माल्टोज भी, आई थिंक मैंने आपको ओलिगोसैकेराइड्स भी पढ़ाए थे। मैंने ओलिगोसैकेराइड्स में आपको बोला कि यार 2 शुगर कंबाइन कर रहे हैं तो डाइसैकेराइड बन रहा है, 3 कंबाइन कर रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड बन रहा है, 4 कंबाइन कर रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड बन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप नंबर ऑफ शुगर यूनिट तो बेटा बढ़ा ही सकते हो ना, समझ रहे हो मेरी बात। अब बेटा आपने जब डाइसैकेराइड्स बनाए, तो डाइसैकेराइड में एग्जांपल बनाए तो आपने बेटा सिर्फ माल्टोज था, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि अभी तक तो सिंगल यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब शुगर्स आपस में कंबाइन करती हैं बेटा तो आपकी बॉन्ड्स बनती हैं। अभी आप आज अगर आज तो नहीं पढ़ पाओगे शायद, लेकिन अगर आगे हम पढ़ पाएंगे, जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स बनाने हैं तो अमीनो एसिड्स को जोड़ना होता है, तो बॉन्ड्स बनते हैं। शुगर्स में कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है विद अ लॉस ऑफ H2O। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये भी रिवाइज करा देती हूँ बेटा, बहुत अच्छे से हमने रिवीजन किया है, ठीक है ना। तो बेटा जी अगर मेरे को 2 ग्लूकोज को जोड़ने का है, जैसे कि माल्टोज में होता है, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, तो आप पहले तो 2 ग्लूकोज बना रहे थे ऐसे, आज मैं इसी को बेटा वापस से बनवाऊंगी ग्लाइकोजन में। तो बेटा अब मैं रिवाइज भी करा रही हूं, और फिर बेटा अगर आपको मौत आएगी ना, फिर तो आप देख लेना भाई क्या ही पढ़ाई कर रहे हो फिर तुम। मैंने 2 अल्फा ग्लूकोज मान लो साइड बाय साइड बना दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होगा। अल्फा बनाना है, HOH HOH OH and H, HOH CH2OH and H। वैसे ही यहां HOH HOH OH and H, HOH CH2OH and H। ये मैंने 2 अल्फा ग्लूकोज साइड बाय साइड बनाए। आपको H2O लॉस करना है, आपने ऐसे करके H2O लॉस कर दिया बेटा, दिस इज द लॉस ऑफ वाटर। जब लॉस ऑफ वाटर किया तो आपको इसके 1st कार्बन इसके 4th कार्बन के बीच में ऐसी बॉन्डिंग दिख रही है ना। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखा रही, बट ऐसी ही बॉन्डिंग दिख रही है कि नहीं, ऐसी ही बॉन्डिंग दिख रही है कि नहीं। यहां हाइड्रोजन ऊपर रह गया, यहां हाइड्रोजन ऊपर रह गया, यहां का बॉन्ड खाली हो गया था तो उसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दिया, और यहां मैंने क्या कर दिया, बीच में ऑक्सीजन लगा दिया, ये वाला ऑक्सीजन। क्या ये बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? क्या ये अल्फा 1 और 4, इसे अल्फा 1,4 लिंकेज कहते हैं। अल्फा इसीलिए क्योंकि 2 अल्फा ग्लूकोज थे, 1,4 इसीलिए कहते हैं क्योंकि 1st और 4th कार्बन के बीच में लिंकेज बनता है। अब मुझे आप लोग बताइए, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, किसी को कोई दुख दर्द समस्या?
अभी जब मैं आपको ग्लाइकोजन पढ़ाऊंगी सेम यही चीज यहां पे इस्तेमाल होगी, ठीक है ना? यस, ऑल गुड। I am going to switch off your comment section because I don't want any disturbance बेटा. There is no point कि मैं आपके comment section को ऑन रखूं जब मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं रही हूं और आप आपस में बेटा आधे बच्चे बातें करने के लिए आते हैं, है ना? तो हम कमेंट्स को ऑफ रखेंगे। जब मुझे आपसे कुछ पूछना होगा, मुझे आपसे कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगी तो मैं कमेंट्स को अपने आप ऑन कर दूंगी, ठीक है ना? आप मन लगा के सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए बेटा पढ़ाई में, ठीक है ना? नो वरीज, शानदार बेटा, वेरी गुड। जैसे आपको ये वाला कंटेंट याद हो गया ना बेटा, ये कंटेंट इसीलिए जरूरी था ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो बेटा। बिना बेसिक्स क्लियर किए आप पढ़ तो लेते एनसीईआरटी वाला पॉलीसैकेराइड्स, बट आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे होते और आपको 12वीं में भी बायोमोलिक्यूल्स में कुछ बेटा फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता, ठीक है ना? चलिए, इसीलिए हमने क्या करना है बेटा, हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा ताकि अब जब हमें एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड्स पढ़ना होगा ना तो देखना हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो, हम थर्ड जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि ऐसे शुगर्स मेरे प्यारे सपोलो जहां मोर देन 10 शुगर्स आपस में कंबाइन करते हैं उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। नाउ जब मैं पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रही हूं ना बेटा, तो पॉलीसैकेराइड्स को मेजरली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को आप मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेटा जिन्हें आप बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स और एक होते हैं बेटा जिसे आप बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। एंड होमो और हेटेरो का टर्म तो साइंस में जब भी यूज हो रहा है बेटा उसका मतलब हर जगह सेम है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना? आप क्या कह रहे हैं बेटा, एक को आपने बोला नंबर 1, एक को आपने बोला कि मैम एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स और एक होते हैं मैम जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। जब आप होमोपॉलीसैकेराइड्स बोल रहे हैं ना बेटा, तो ये वो शुगर्स है जो एक जैसी सिमिलर शुगर सब यूनिट से मिलके बनी होती है और एक होती है बेटा जो कि डिफरेंट शुगर सब यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। एक होमोपॉलीसैकेराइड्स हो गए, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हो गए। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब होमो मींस सिमिलर शुगर यूनिट्स, मतलब कि ऐसे समझो यार, मेरे को मोती की माला बनानी है तो एक सिचुएशन है जहां मैंने ऐसे, देखो कितना इजी है, कलर से ही समझा दूंगी मैं आपको। देखो, होमोपॉलीसैकेराइड मतलब सारे मोती एक जैसे, सारे मोती एक जैसे, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब मैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात कर रही हूं तो एक ऐसा मोती आ गया, एक ऐसा मोती आ गया, फिर एक ऐसा आ गया, मान लो, है ना? कलर से भी मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूं, है ना? कुछ ऐसे मोती आ गए, है ना? कुछ और छोटे मोती आ गए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट बेटा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, इसमें जो सब यूनिट्स है वो अलग है, शुगर की सब यूनिट्स एक जैसी नहीं है ना? समझ में आ रही है? सो यहां पे हम कह रहे हैं मेड ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स। और डिफरेंट सब यूनिट्स का मतलब है कि यार सारे शुगर जो है एक नहीं है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, आगे पढ़ेंगे कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, है ना, जनरल यहां पे क्या होता है, मेडअप ऑफ सिमिलर सब यूनिट्स। अगर ग्लूकोज का बना है तो ग्लूकोज ही होगा, फ्रक्टोज का बना है तो फ्रक्टोज ही होगा, ठीक है ना? मेड ऑफ सिमिलर सब यूनिट्स, मेड ऑफ सिमिलर सब यूनिट्स, ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो जब बेटा आप होमोपॉलीसैकेराइड्स को कैटेगराइज करते हैं तो होमोपॉलीसैकेराइड्स को कैटेगराइज किया जाता है इनटू, होमोपॉलीसैकेराइड्स को कैटेगराइज किया जाता है इनटू नंबर 1 स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स, स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स, एंड एक होते हैं बेटा जिन्हें आप कहते हैं स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स। एक होते हैं जिन्हें आप कहते हैं स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स। लेकिन जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के, जिन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब मतलब क्या है, और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन।
मैंने क्या बोला बेटा, होमोपॉलीसैकेराइड्स को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे होते हैं। एक होते हैं बेटा स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स, एक होते हैं बेटा स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स, है ना। लेकिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल। इसका क्या मतलब है बेटा, कई जो शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये किसी एनिमल या किसी प्लांट या किसी के बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ, हमारी बॉडी में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, आपके और मेरी बॉडी में बेटा, हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है। वो हमारा एक स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है। प्लांट के अंदर एक बेटा स्टार्च नाम की वस्तु स्टोर्ड होती है, उसे बोला जाता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। चाहे वो होमो हो चाहे वो हेटेरो के केस में तो स्टोरेज की हम बात ही नहीं कर रहे। हेटेरो में हम बात करें केवल स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो किसी भी चीज के स्ट्रक्चर्स को बनाने के काम में आ रही है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, तो वो किसी स्ट्रक्चर को बना रहा है ना, तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जैसे प्लांट की सेल वॉल है, वो किसकी बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड की, तो किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ना, तो उसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। अगर आप उसको स्टोर कर रहे हो तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, अगर आप उसको बेटा किसी स्ट्रक्चर में वो पाया जा रहा है तो वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। ऑब्वियसली अगर सिमिलर सब यूनिट्स का है तो होमो, और अगर डिफरेंट सब यूनिट्स का है तो हेटेरो, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं, अच्छा देखो, कोई भी पॉलीसैकेराइड जिसको आप स्टोरेज बोल रहे हो ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो स्टोरेज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो वो बल्क में स्टोर हो सकता है, बल्क मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो स्टोर हो सके। जैसे ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस में ग्लूकोज होता है हम उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है ना, उसकी प्रॉपर्टी होगी कि यार वो बल्क में स्टोर हो सकता है, वो रिएक्टिव नहीं होता। नहीं तो आप स्टोर नहीं कर पाते भाई, उसको ठहरा नहीं पाते एक जगह पे। अगर वो इतनी जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा होता तो वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, ऑस्मोलिटिकली भी वो कम रिएक्टिव होता है। मतलब उसमें ऑस्मोसिस भी नहीं आपको दिख रही है, केमिकल एक्टिविटी भी उसमें कम दिख रही है, और क्योंकि वो इतना कम रिएक्टिव है ना, इसीलिए आप उसको आराम से स्टोर कर पा रहे हैं, वरना आप उसे स्टोर नहीं कर पाते। ये एनसीईआरटी के पॉइंट से, इसलिए मैं बेटा इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो फाउंड नहीं, स्टोर्ड इन बल्क, स्टोर्ड इन बल्क, बल्क मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, स्टोर्ड इन बल्क और केमिकली एंड ऑस्मोटिकली लेस रिएक्टिव। स्ट्रक्चरल का मतलब ही होता है फाउंड इन स्ट्रक्चर्स, किसी ना किसी के कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होगा ये स्ट्रक्चर के, फाउंड इन स्ट्रक्चर्स। अब इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं बेटा, है ना। स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्लाइकोजन। स्टोरेज में हमें पढ़ना है बेटा सेल्यूलोज, स्टार्च। स्टोरेज में हमें पढ़ना है इन्यूलिन। कृपया ध्यान दें, कृपया क्या ध्यान दे बेटा, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है ना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 2465 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना। सो इट साउंड्स लाइक अ रेलवे अनाउंसमेंट बाय द वे। ध्यान दीजिए, दिस इज इन्यूलिन, दिस इज नॉट इंसुलिन। ये इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन तो हार्मोन प्रोटीन है, ये इन्यूलिन है, गलती हो जाती है यहाँ, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल में हम लिखेंगे यहां सेल्यूलोज, और स्ट्रक्चरल में हम यहां लिखेंगे काइटिन, ठीक है ना। यहां बेटा स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में आपको क्या लिखना है, एक आपको लिखना है
पेप्टाइडोग्लाइकन, और एक आपको लिखना है हाई एल्यूरोनिक एसिड। दैट्स इट। मुझे ये बताइए, कैटेगराइजेशन में, क्लासिफिकेशन में कोई समस्या है? अभी तो हमने सिर्फ कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन की है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप इसे नोट करो। इसके बाद बेटा एक्चुअल में हमें क्या करना है, इसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है, ठीक है ना? डन 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 कर लीजिए। सबने नोट कर लिया? डन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एवरीबडी नोटेड इट डाउन? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने एकदम बेसिक से ही आपको बताया, ठीक है ना? एकदम बेसिक से ही मैंने आपको बताया। हाई हिलुरोनिक एसिड, हाँ हाँ हाँ, वही वही जो तुम सोच रहे हो, लॉरियल पेरिस, माय गॉड, हाई हिलुरोनिक एसिड लगाते हैं, है ना? हर जगह हाई हिलुरोनिक एसिड है, स्किन में भी है, शैम्पू में भी है ना? सारे बच्चों को पता है, देखना। हमारे कार्टिलेज के मैट्रिक्स में भी होता है। अब बेटा बिल्कुल, अब मैं जो आपको पहला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी एक पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना? यस, इसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बाकी किसी भी पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ। सिर्फ ग्लाइकोजन का एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, ना ही सेल्यूलोज, ना ही इन्यूलिन, ना ही काइटिन, ना ही हाई हिलुरोनिक, ना ही बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन, किसी का भी स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, सबके बस इंडिविजुअल यूनिट्स बताए हुए हैं। तो एक इकलौता जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है बेटा, सवाल भी देंगे फिर वहां से। मैं बात कर रही हूं ग्लाइकोजन की, एंड लेट मी टेल यू गाइज, आपको आधा स्ट्रक्चर ऑलरेडी आता है, क्योंकि आपने कल वाली क्लास तो नहीं, लास्ट क्लास जो थी उसमें ऑलरेडी ग्लूकोज को कंबाइन करके बनाया हुआ था। तो फॉर यू इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, अगर आप बेटा थोड़ा सा अटेंशन से इसको याद भी करने की कोशिश करें जो हमने पढ़ा था। तो होमो पॉलीसैकेराइड में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्टोरेज, और स्टोरेज में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? अपने ग्लाइकोजन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? ग्लाइकोजन। सबसे पहला सवाल आता है कि यार मैम, ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोरेज है, तो ये कहां पाया जाता है, किसके अंदर ये स्टोरेज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एनिमल्स के अंदर। हमारा जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना? बाद में आप इस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है, तो प्लांट्स में पाया जाता है स्टार्च एज स्टोर्ड फूड, एनिमल्स में पाया जाता है बेटा ग्लाइकोजन। सो इसके बारे में मैं कह सकती हूं स्टोरेज, या हाँ ऐसे लिखो, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स इन एनिमल्स, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स। कहां स्टोर्ड होता है बेटा? हमारे मैक्सिमम अमाउंट में ये स्टोर्ड होता है, मैक्सिमली इन लिवर, किसका बना हुआ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज। देखो डी फॉर्म एल फॉर्म केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उतनी गहराई में हम जा भी नहीं रहे, हमें काम भी नहीं आएगा। अल्फा फॉर्म में तुम्हें बता चुकी हूं, उतने से ही तुम्हें मतलब है। देखो सिमिलर सब यूनिट से बना हुआ है, सिमिलर सब यूनिट्स यहां पे कौन सी है? ग्लूकोज है सिमिलर सब यूनिट्स। पर इमेजिन करो ये ऐसी एक पॉलीसैकेराइड है, माय गॉड, अप्रोक्सीमेटली 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बेटा ये बनती है 30,000। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी कहती है इट्स अ ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका अभी मैं बताऊंगी। इट्स अ ब्रांच स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी कहती है ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर होती है दैट हैज
that has, as per NCERT, NCERT कहती है it has बेटा both alpha 1,4 linkage and alpha 1,6 linkage। अभी मैं आपको समझाती हूं कैसे। इसके पास ये दोनों प्रकार की लिंकेज प्रेजेंट होती है ग्लूकोजेस के बीच में। एक है अल्फा 1,4 जो आपको पता भी है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, और एक है अल्फा 1,6। बोथ लिंकेज आर प्रेजेंट अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है ना, देखो पहले तो मैं एनसीईआरटी का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूं, ये देखो, ये एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा दिखाया हुआ है। पहले ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा दिखाया हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा दिखाया हुआ है एनसीईआरटी ने, ब्रांच करके दिखाया हुआ है। क्या मतलब है इसका? एनसीईआरटी कह रही है यार देखो, अगर आप इमेजिन करो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये भी एक ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। एनसीईआरटी कहती है ग्लूकोज 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 सिर्फ सीधाई में नहीं जुड़े हैं, टोटल 30,000 ग्लूकोज हैं। ये 30,000 ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ बेटा सीधाई में नहीं जुड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सीधाई में नहीं जुड़े हैं, बल्कि बेटा इनमें ब्रांचिंग भी होती है। ब्रांचिंग मतलब देख रहे हो, यहां पर ये ग्लूकोज सीधाई में तो जुड़ा हुआ है और इसके बगल में इस पॉइंट से ब्रांचिंग निकल रही है, ऐसा लग रहा है यहां से ब्रांच हो गया है। ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। अनब्रांच्ड होता तो सिर्फ सीधाई में ऐसे ग्लूकोज जुड़े होते हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बट ये सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं है बेटा, यहां ग्लूकोज ब्रांचिंग पॉइंट पर भी अटैच्ड होते हैं। ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको ये एक्चुअल में बना के बताऊंगी। पहले एनसीईआरटी ने ऐसा बेटा एक ट्री डायग्राम दिया हुआ है, तुम्हें ये भी बनाना है और तुम्हें फिर इसको बेटा आगे देखना है कि इसमें ये दोनों लिंकेज कैसे दिख रही है मैम, इसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज दोनों कैसे मौजूद है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पता है बेटा हमें क्या करना है ना, हमें ये वाले ग्लूकोज को बनाना है, हमें इन 3 ग्लूकोज को बनाना है बस। अगर मैं ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज की अटैचमेंट तुम्हें दिखा दूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे प्रेजेंट, ये वाली बॉन्डिंग कैसे है, ठीक है ना। देखो वैसे अल्फा 1,4 जो होती है अनब्रांच्ड वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, या ऐसे बोलो व्हेन ग्लूकोज अटैच्ड in a straight line when glucose attached in a straight line and alpha 1,6 है at branching point, at branching point। अब मैं आपको समझाती हूं। मैंने बोला जब ग्लूकोज सीधाई में अटैच्ड होते हैं, यानी इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, सीधाई में जितने भी ग्लूकोज जुड़े होते हैं ना बेटा, उनमें हमेशा 1,4 होती है। और जिस पॉइंट पे ब्रांचिंग हो रही है ना, यानी कि इस ग्लूकोज और इस ग्लूकोज में हमेशा 1,6 लिंकेज होगी, ऑलवेज 1,6 लिंकेज होगी ब्रांचिंग पॉइंट पे केवल। अब मैं आपको समझाती हूं, ठीक है ना, मैं कमेंट्स ऑन रख रही हूं ताकि मुझे आप लोगों से ना बीच बीच में अभी पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्यूलिन मीन्स अभी वेट करो, अभी बताऊंगी, ठीक है ना। यस एवरीवन, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखो अब बेटा, अब देखो 2 चीजें होती है, या तो आप रट लो, इससे भी काम हो जाएगा, रट लो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ ब्रांच क्या ग्लाइकोजन में 1,4 लिंकेज दिखती है सिर्फ, या 1,6 लिंकेज भी दिखती है। तो यस, आप रटने से भी आपको काम आएगा, लेकिन अगर आप बनाना सीख जाओगे आप कभी नहीं भूलोगे। एंड
पहली बात तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना। एक दो चीजें और है आगे जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जो बिना स्ट्रक्चर बनाए समझ ही नहीं आ सकती बेटा, और वो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने रट लिया तो आपको वो भी रटना पड़ेगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एंड इट इज सो इजी, क्योंकि आप ऑलरेडी बेटा केमिस्ट्री में इतने स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो आपके बेटा बाएं हाथ का खेल है। अभी देखते हैं तुम्हारे कितने बाएं हाथ का खेल है ये। मैं इन 3 ग्लूकोज को बनाने जा रही हूं, जरा देखिए, और फिर आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी मैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो, मैं इन 3 ग्लूकोज को बनाने जा रही हूँ जो ऐसे ऐसे और ऐसे जुड़े थे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 ग्लूकोज को यहां बनाऊंगी, 1 ग्लूकोज को ऊपर बनाना पड़ेगा। पहले सारे बच्चे 2 ग्लूकोज अल्फा वाले अगल बगल बनाओ। सारे बच्चे सबसे पहले 2 ग्लूकोज को अगल बगल बनाओ। सारे बच्चे 2 ग्लूकोज अल्फा वाले अगल बगल बिना देखे बेटा, बिना यहां से कॉपी पेस्ट किए बनाओ। 1 2 3 4 5 एंड यहां हो जाएगा 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और यहां हो जाएगा 6। पहले 2 अल्फा ग्लूकोज अगल बगल बनाओ और मुझे बताओ कि तुमने बना लिया है। अब तो तुम्हें बेटा मैंने बोला ना, आंख बंद करके भी बनाना आना चाहिए। OH एंड H, H एंड OH, यहां हो जाएगा CH2OH एंड H। अगेन ये अल्फा है तो HOH, HOH, OH एंड H, HOH, CH2OH एंड H। मुझे सारे बच्चे पहले बताएंगे कि ये 2 ग्लूकोज में कोई किसी को भी दिक्कत बेटा, सारे बच्चे बना पाए क्या? सारे बच्चे बना पाए क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा कि 2 अल्फा ग्लूकोज साइड में कैसे बनेंगे मैम, आसपास? ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं चाहे इस सीधे स्ट्रक्चर में, सीधाई में, मैं चाहे 100, चाहे 150, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, मैं चाहे जितने मर्जी ग्लूकोज सीधाई में जोड़ते जाऊं, जितने मर्जी ग्लूकोज सीधाई में जोड़ते जाऊं, हमेशा बेटा लेफ्ट और राइट के वाले ग्लूकोज के बीच में हमेशा बेटा इस तरीके से ही बॉन्ड बनेगा जो हमने माल्टोज में बनाया था। चाहे जितने मर्जी मैं ग्लूकोज जोड़ूं, अगर मैं इसके बगल में भी एक ग्लूकोज बनाती हूं तो लेफ्ट का हमेशा फर्स्ट वाला इसका OH जाएगा और उसका H जाएगा, ऐसे करके। फिर इसके बगल वाला, चाहे जितने मर्जी ग्लूकोज बना लूं बेटा, आप खुद इमेजिन कर पा रहे हैं कि हमेशा लेफ्ट और राइट के बीच में ऐसी तरीके से ही बॉन्डिंग बनेगी, ऑलवेज, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। बताओ, क्या हमेशा सीधाई में जो ग्लूकोज जुड़े होते हैं उनमें हमेशा, जो हमने पिछली क्लास में भी बनाया था, इसीलिए मैंने बना के बताया था, हमेशा अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। यस, ऑलवेज अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। यस, ठीक है ना। अब बेटा मेरे को बात करनी है ब्रांचिंग पॉइंट की। अब मेरे इस डायग्राम में नीचे एक तुम्हारे मैं ऊपर एक चीज बना रही हूं, तुम कॉपी मत करना। अभी ऊपर जो मैं बना रही हूं, हमने ऐसे बनाया था ना, तो मैंने ये वाला ग्लूकोज बना के बताया और ये वाला ग्लूकोज तुम्हें बना के बताया, ये है ना। इसके बगल में चाहे ये वाला ग्लूकोज हो, चाहे एक और हो, चाहे एक और हो, चाहे जितने मर्जी हो, हमेशा बेटा आपको ये पता चल रहा है ना कि इसके बीच में 1 से 4, फिर इसका 1 और इसका 4, फिर इसका 1 और इसका 4, फिर इसका 1 और इसका 4, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। देखो ना, इसका 4 तो यूज हो गया था, इसका 1 फ्री है, तो ये 1 और इसका 4 हो जाएगा, फिर इसका 1 और इसका 4 हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैम ये सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता ना, ये तो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ब्रांचिंग होती है सर्टेन पॉइंट्स पर। तो मान लो ये वाला ब्रांचिंग पॉइंट है इसका, यानी कि मुझे ही देखना है कि अगर ये ग्लूकोज इस ब्रांचिंग पॉइंट पर दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा है तो इसके बीच में 1,6 लिंकेज कैसे बन रही है। How alpha 1,6 linkage is formed and why not alpha 1,4? अल्फा 1,4 क्यों नहीं बन रही है, 1,6 क्यों बन रही है, इसे हमें जरा देखना है, ठीक है ना। वेरी गुड बेटा, शानदार। आई नीड योर पार्टिसिपेशन ताकि मुझे समझ में आए, बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है ना जो यूजुअली टीचर्स मतलब स्ट्रक्चर्स अवॉइड ही करते हैं ना बताना, है ना। तो ये वाली बात है। अब देखो बेटा, इसके बगल में मैं एक और ग्लूकोज बना दे रही हूं जो इसके ब्रांचिंग पॉइंट पर है।
जो ब्रांचिंग पॉइंट पर है, ठीक है ना, कार्बन नंबर की लेबलिंग करो 1 2 3 4 5 एंड यहां होगा 6th। अल्फा ग्लूकोज पहले बनाओ, HOH HOH OH एंड HOH CH2OH एंड H। पहले तो आपको इसकी शक्ल देख के कहीं से भी लग रहा है, आप मुझे बताइए बेटा, इन दोनों के बीच में कभी जिंदगी में भी 1,4 लिंकेज बन सकती है? भाई इसका जो 4th कार्बन है, जो ब्रांचिंग पॉइंट पर वाला शुगर है, क्या इस ब्रांचिंग पॉइंट पर ये 4th कार्बन तो ऑलरेडी बेटा यूज हो रहा है ना बॉन्ड बनाने के लिए। ये भाई साहब का दिल खाली है ही नहीं इनके लिए। ये कह रहे हैं कि मैं अपने 4th कार्बन को तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूं मेरे बच्चे, मैं अपने 4th कार्बन को तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। तो जब मैं यूज कर चुका हूं तो मैं तुम्हारे साथ कैसे बॉन्डिंग बनाऊंगा? पर मैं एक चीज कर सकता हूं कि मेरा 6th कार्बन अभी अवेलेबल है, तो मैं इस तरीके से जरूर बॉन्डिंग बना सकता हूं। मैं इस तरीके से जरूर बॉन्डिंग बना सकता हूं जहां इसका 1st कार्बन इसके 6th कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज। पर इसमें एक और बहुत मस्त कैच है, बताती हूं। नहीं क्रिश बेटा, बनाना थोड़ी है, तुझे तो उड़ना है क्रिश को। हाँ क्रिश बनाना नहीं है, क्रिश उड़ना है, ठीक है। सुनो, यानी कि ब्रांचिंग पॉइंट पर क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट है, क्या खतरनाक बेटा इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। बनाना सीख जाओ तो भैया इससे ज्यादा मजे और है नहीं। अल्फा 1,6 लिंकेज दिखती है हमेशा ब्रांचिंग पॉइंट पर, और स्ट्रेट पार्ट पर बेटा क्या होती है 1,4 लिंकेज, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे सपोलो मुझे एक बात बताओ, लेकिन ब्रांचिंग पॉइंट को तो समझ गए मैम, मान लो आपने ये वाला स्ट्रक्चर बताया ना, ये तो आपने बताया कि ये वाला एक ग्लूकोज था, ये वाला ग्लूकोज था, ये वाला ग्लूकोज, ये वाला ग्लूकोज, ये वाला ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रही हूं, ठीक है ना। यस बेटा बताओ, यहां 1,4 होगी, यहां 1,4 होगी, यहां भी 1,4 होगी, यहां भी 1,4 होगी, लेकिन इस ब्रांचिंग पॉइंट पे होगी 1,6। यहां क्या होगी ये बताना जरा, या यहां क्या होगी ये बताना जरा। जो मैंने दोनों क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं वहां पर क्या होगी, एक बारी मुझे बता दो लिंकेज, बताओ बताओ। ये देखो बेटा, पढ़ाई करते हैं बच्चे, डाउट पुक की स्पेलिंग लिख रहे हैं DAUT, डाउट बताओ, DAUT बताओ। मैं तुमको डाउट, क्या पढ़ाई कर रहे हो यार। हाँ मेरी भी ई और आई वाली स्पेलिंग में मेरे को मिस्टेक हो जाती है, पर ऐसा नहीं लिखती हूं मैं। डाउट में DAUT डाउट। हाँ अल्फा 1,4 लिंकेज, शानदार, वेरी गुड। अल्फा 1,4 अल्फा 1,4, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं तो उसको छोड़ के सीधाई में तो ग्लूकोज जब भी जुड़े होंगे तो 1,4 ही होंगे ना। इसका तो 4th फ्री है, इसके बगल में जो ग्लूकोज होगा उसका 1 और 4। सिर्फ और सिर्फ मैं ब्रांचिंग पॉइंट की बात कर रही हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट की बात कर रही हूं, ओनली ब्रांचिंग पॉइंट की बात कर रही हूं। सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पर होता है 1,6। इसका तो 4th फ्री है ना, इसके बगल में अगर ग्लूकोज होगा तो उसका 1st कार्बन और 4th कार्बन ऑलवेज लीनियर स्ट्रेट पार्ट में ऑलवेज 1,4 लिंकेज, एंड ब्रांचिंग पॉइंट पे ऑलवेज 1,6 लिंकेज। ठीक, यस, वेरी गुड। मैं आप लोगों को यह समझाने में सफल रही, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे बहुत मजा आया, ठीक है। बस इतनी कहानी थी। अभी देखो एनसीईआरटी पता है क्या कहती है, एनसीईआरटी, अच्छा मैंने इस डायग्राम को क्यों, मैं इसको रहने देती हूँ क्योंकि ये मेरे को अभी काम आएगा। देखो एनसीईआरटी ने एक और बेटा यहाँ पे शगुन किया हुआ है, और एनसीईआरटी एज यूजुअल एक्सप्लेन तो करती नहीं है, एक बम गिरा देती है और फिर कहती है कि बच्चे तो समझदार होंगे, है ना। तो एनसीईआरटी की पहले वो लाइन को मैं मेंशन करती हूँ और फिर मैं आपको उसे बाद में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसकी जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, रट्टाफिकेशन वाला दिया हुआ है ना। तो मैं अभी आपको वो लाइन लिखवाऊंगी, जब वो कंसेप्ट आएगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन में तब आपको दूंगी। एनसीईआरटी ने ग्लाइकोजन के बारे में दिया हुआ है, दैट ग्लाइकोजन किससे रिलेटेड, लास्ट पॉइंट है बेटा, राइट एंड
of glycogen, right end of glycogen is reducing and left end is नॉन रिड्यूसिंग। अभी आपको कुछ नहीं मालूम है रिड्यूसिंग क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। आप वेट कीजिए, जब ये टॉपिक एंड होता है ना तब मैं आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पढ़ाती हूं और तभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। अभी तो आप सिर्फ पॉइंट में इसे लिख लीजिए। हाँ, मजा आया मैम कंसेप्ट। बेटा कंसेप्ट में तो मजे ही आते हैं। देखा जाए आपको हर चीज अगर थोड़ी सी आप ये सोच के पढ़ो ना कि यार मस्त चीज है तो आपको मजा ही आएगा। ठीक है, डन। आप इसे लिखिए, चैट्स ऑफ कर दिया जाए। ग्लाइकोजन की कहानी होती है यही समाप्त। अब बेटा जो दूसरा स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड है दैट इज स्टार्च। स्टार्च के बारे में भी बेटा एनसीईआरटी तो भैया देखो ज्यादा कुछ कहती है नहीं, तो एनसीईआरटी के अनुसार ही चलते हुए जैसे मैंने ग्लाइकोजन को कहा कि वो स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड होती है इन एनिमल्स, वैसे ही प्लांट्स का स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड होती है, प्लांट का स्टोर्ड फूड होती है स्टार्च। स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स ऑफ कोर्स होमोपॉलीसैकेराइड है तो सिमिलर यूनिट से बनी होगी। किसकी बनी होती है लिख लो, एनसीईआरटी ने ज्यादा दे नहीं रखा है, शायद इसकी तो यूनिट्स दे रखी होंगी। यूनिट्स तो एटलीस्ट बेटा याद कर लो। इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज की बनी होती है। बेटा यूनिट्स नहीं बताई हुई है तो हम जबरदस्ती वो वाली इंफॉर्मेशन को अवॉइड करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। आप एनसीईआरटी वाली डिटेल्स याद रखिए, उतना काफी है। एक चीज लेकिन इसके बारे में बहुत गजब दी हुई है जो हम बेटा स्कूल वगैरह में स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी करते हैं। आई थिंक कई लोगों ने किया भी होगा, तो उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। अच्छा, स्टार्च जो होता है ना बेटा, इट एग्जिस्ट्स इन 2 फॉर्म्स। ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं बेटा, और ये बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें कंसेप्ट आता है वो स्टार्च के वो ब्लू जो टेस्ट देती है ना, आयोडीन ब्लू ब्लैक टेस्ट जो देती है कलर, उसके लिए बताना जरूरी है। एक फॉर्म होती है इसकी अमाइलोज, 30% अमाइलोज होता है और 70% अराउंड बेटा ये अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैं इसकी कहानी नहीं बता रही हूं, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन एनसीईआरटी में ये शब्द नहीं दिए हैं, पर बेटा ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये जो अमाइलोज फॉर्म होता है ना स्टार्च का, ये अराउंड 30% है, 10 to 30%, ये अराउंड मान लो 70% है। इसका जो ये अमाइलोज फॉर्म होता है ना बेटा, एक्चुअल में ये हेलिकल होता है। ऐसा हेलिकल, हेलिक्स होती है, ये हेलिकल होता है। बना तो ये ग्लूकोज का ही है, ये हेलिकल नहीं होता बेटा, ये स्ट्रेट ही है ना। ये हेलिकल नहीं है, ये ब्रांच्ड होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन ये हेलिकल होता है। और इसमें जो ग्लूकोज बनाते हो ना, इसमें जो ग्लूकोज बनाते हो, ये हेलिक्स में जो ग्लूकोज हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ये सारे अल्फा ग्लूकोज होते हैं, इसीलिए होमोपॉलीसैकेराइड है। तो मैम ये हेलिक्स आपने हमें क्यों बताई, क्योंकि बेटा इसमें हेलिक्स होने के कारण ही जब आप आयोडीन टेस्ट करते हो ना, तो आयोडीन जाके इनके हेलिक्स में ट्रैप हो जाती है, जिससे आपको एक पॉजिटिव टेस्ट दिखता है। पॉजिटिव टेस्ट करने देने का मतलब होता है कि ब्लू ब्लैक कलर है। इससे आपको पता चलता है कि भाई इसमें स्टार्च था, क्योंकि इसमें हेलिक्स है और उस हेलिक्स में जाके हमारी आयोडीन फंस गई है, मतलब ट्रैप हो जाती है बेसिकली आयोडीन टेस्ट के कारण। सो इट गिव्स अ पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। में यहां पे लिखती भी हूं दैट स्टार्च गिव्स a positive आयोडीन टेस्ट। और पॉजिटिव का मतलब एक ब्लू ब्लैक कलर, एज amylose form have helix in which iodine gets trapped। सेल्यूलोज को नहीं देती है, ग्लाइकोजन नहीं देती है,
आयोडीन देती, स्टार्च देती है आयोडीन टेस्ट। ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम लीजिए, फटाफट से डन कर लीजिए। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब बेटा देखो, मैं एनसीईआरटी भी साथ के साथ आपको रीड कराऊंगी। जितना मैंने बता दिया ना उतना आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए काफी है। ठीक है ना, थर्ड जो है जिसमें आप अक्सर गलती करते हैं बेटा, और इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ भी जाएंगे। इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या होता है बेटा? इन्यूलिन नॉट इंसुलिन। इंसुलिन क्या था? हार्मोन। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनिशियस हार्मोन। लेकिन इन्यूलिन इज नॉट प्रोटीन, इन्यूलिन इज अ पॉलीसैकेराइड। एनसीईआरटी ने ज्यादा दिया नहीं है, हम भी 2-3 ही लाइन लिखेंगे इसके बारे में, क्योंकि नाम है मेंशन, तो बेटा एटलीस्ट सब यूनिट्स तो पता हो, एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये स्टोरेज है या स्ट्रक्चरल है, होमो है या हेट्रो है ना, एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें पता होनी चाहिए। तो थर्ड जो लास्ट स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड है वो है इन्यूलिन। कहां पाया जाता है? ये भी प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में कहां पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे उनके रूट्स में। सो इट इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक डहलिया। डहलिया पता है? डहलिया आजकल तो बहुत आपको दिख रहे होंगे, बड़े 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 फूल होते हैं बेटा। डहलिया सर्च करके देखो, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल उसके फ्लावर्स होते हैं और बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो डहलिया प्लांट जैसे ट्यूबर्स में मिलते हैं आपको, प्लांट्स के रूट्स में मिलते हैं आपको। दिस इन्यूलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स फाउंड इन द ट्यूबर्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में एज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होते हैं। और इन्यूलिन बने होते हैं बीटा फ्रक्टोज। कितने बीटा फ्रक्टोज? कोई जरूरत नहीं है, बस बीटा फ्रक्टोज, दैट्स इट। 2 पॉइंट्स खत्म। ठीक है ना, क्या है बेटा इसके बारे में? होता क्या है प्लांट्स में? obtained from roots, tubers of plants like dahlia, और किसकी बनी होती है? बीटा फ्रक्टोज। बहुत सही, बस बस इतना ही, बीटा फ्रक्टोज, दैट्स इट। अब तो आगे तो बेटा इतना इजी इजी है टॉपिक। सबसे जो समझाने वाला टॉपिक होता है ना, मेहनत जिसमें थोड़ी सी लगती है, वो है एक तो ये ग्लाइकोजन। और एक बार स्ट्रक्चर समझ जाओ, लास्ट में जब मैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताऊंगी वो भी आपको मैं कंसेप्चुअली बताऊंगी। एक तो आप रट्टाफिकेशन वाला याद रखोगे कि टेस्ट को कहते क्या है, और एक आप समझोगे कि एक्चुअल में कैसे पहचाना जाता है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, दोनों पता कर होने चाहिए। तो हमारा स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड हो गया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? दूसरी कैटेगरी स्ट्रक्चरल। इसका ना एक काम करते हैं बेटा, हमने एक फ्लो चार्ट ही बना लेते हैं। स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड मतलब किसी ना किसी के स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे और सिमिलर सब यूनिट से बने हुए हैं, इसीलिए होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, एक सेकंड देना बेटा। हेलो, हाँ जी भैया, डिलीवरी थी ना, समाप्ति। भैया मैं घर पे नहीं हूँ, आप डिलीवर कर दीजिए। आप भैया शू रैक के अंदर रख दीजिए, कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी में भी रख दीजिए भैया। कुछ कोड बताना है क्या भैया? ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। ओ शिट भैया, अभी शीशे से शीशा टकराया और अभी टूट जाता भैया। स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड में बेटा, यार मैं क्या करूं बेटा, है ना, ऑर्डर आते हैं तो अब व्हाट डू आई डू, है ना। तो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स, हाँ, सारे ऑर्डर बेटा क्लास के टाइम पे आते हैं। कोड बताओ, यहां रखो वहां रखो। स्ट्रक्चरल में बेटा क्या, स्ट्रक्चरल में तब से स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल करी जा रही हो मैम। सेल्यूलोज, अब बता भी दो क्या है यहां। नंबर 2 काइटिनवा, ठीक है। देखो एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स, यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पे बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इनके बारे में ना बेटा थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस most abundant organic substance found on earth। अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है बेटा सेल्यूलोज। काइटिन होता है द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट organic substance found on earth। second most abundant organic substance found on earth। बेटा समझिए इस बात को, चाहे कोई भी प्रोटीन हो, चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कोई भी लिपिड हो, चाहे कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, ये सारे ऑर्गेनिक है ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही तो है ना। मैं पूरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड सबको मिला के कह रही हूं कि इन सब में जो सबसे हाईएस्ट पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट इज सेल्यूलोज। क्योंकि प्लांट सेल वॉल सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। और जो सेकेंड मोस्ट होता है वो होता है काइटिन। जब मैं आपको प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी ना, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक है, बट प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो अबंडेंट होती है वो अलग है, वो कैटेगरी में आपको पढ़ाऊंगी। रूबिस्को पूरे बायोस्फीयर में होती है, और आपकी कोलेजन जो होती है एनिमल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पाए जाने वाली प्रोटीन है। मैं ओवरऑल ऑर्गेनिक्स को अगर कंपेयर करूंगी तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक अबंडेंट सेल्यूलोज, सेकंड मोस्ट बेटा आपकी काइटिन। अब ये इतनी अबंडेंट क्यों है? क्योंकि जहां पाई जाती हैं उसी से पता चल जाएगा कि ये इतनी अबंडेंट क्यों है। भाई सेल्यूलोज कहां पाई जाती है? स्ट्रक्चरल है ना, फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। आपकी जो पेपर है, कॉटन फाइबर है, दे हैव सो मच बेटा सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर्स हैज सच ग्रेट अमाउंट ऑफ, एक डेटा भी एनसीईआरटी का रीड करके दिखाऊंगी, सेल्यूलोज ही सेल्यूलोज है भाई, है ना, फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। और ये भाई साहब कहां मिलते हैं? अरे आपका मित्र कॉकरोच, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स की एक्सोस्केलेटन जो होती है, फंगस तो आप पढ़ते हैं जो है एनिमल किंग के हिसाब से जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इसीलिए तो इतनी अबंडेंट है, क्योंकि देखो आर्थ्रोपोड भी सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ना इन द एनिमल किंगडम। फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, या फिर आप कह लो आर्थ्रोपोड्स, एक ही बात है। अब मैम देखो दूसरी बात, तो क्योंकि आप बोल रहे हो ये होमोपॉलीसैकेराइड है तो इसकी यूनिट्स भी बता दो। बिल्कुल, सेल्यूलोज बना होता है बीटा ग्लूकोज से, और काइटिन बना होता है नैग, एन एसिटाइल ग्लूकाज अमीन। ये एक डेराइव्ड शुगर है बाय द वे,
शुगर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। डिराइव्ड का मतलब होता है जो शुगर से ही मॉडिफाई होके बने हो। एन एसिटाइल ग्लूकाजामीन। अमीन देख रहे हो ना, तो ग्लूकोज के साथ एक नॉन ग्लूकोज वाला पार्ट लगा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इट इज ऑल्सो अ डिराइव्ड शुगर। जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर इज अ डिराइव्ड शुगर, वैसे ये डिराइव्ड शुगर है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी अब। एनसीईआरटी ने इसके बारे में कहा है कितने सब यूनिट से बना हुआ है, कोई मतलब नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, पर एनसीईआरटी कहती है कि ये बीटा ग्लूकोज से तो बना होता है, साथ में ये अनब्रांच्ड होता है। अगर ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बता सेल्यूलोज में कौन सी लिंकेज दिखती होगी, तो कौन सी लिंकेज बताओगे, मुझे बताओ। सेल्यूलोज में कौन सी लिंकेज बताओगे? मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि सेल्यूलोज किसका बना हुआ है और सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है। तो अगर अनब्रांच्ड होता है और इसका बना हुआ होता है, तो सेल्यूलोज में कौन सी लिंकेज दिखती है, मुझे आप ये बताओ। विच लिंकेज? सिर्फ और सिर्फ अगर आप बेटा 1,4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। आप ये बोलो ना, क्या मैं ये कह सकती हूँ बेटा इसमें सिर्फ बीटा 1,4 लिंकेज दिखेगी? सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पूछा, लिंकेज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ये जितने भी एक दो बच्चों ने अल्फा 1,4 लिखा है ना, कितने मूर्ख है, रट लिया है बस। अरे जब अल्फा सब यूनिट होती है तो अल्फा 1,4 होता है, जब बीटा सब यूनिट्स होती है तो बीटा 1,4 होगा ना, फिर तुम अल्फा कैसे लिख रहे हो? क्योंकि रट लिया है तुमने। हाँ, इतना बताने के बावजूद। बेटा कोई दुखदर्द समस्या? जैसे हमने स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स को कंपेयर करके पढ़ा है ना बेटा, सेलुलोज को काइटिन से कंपेयर किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से अभी मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को, आपके पेप्टाइडोग्लाइकन और आपके हाइलोरॉनिक एसिड को। जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो बस शुगर्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ एक ही चीज बची हुई होगी, और वो चीज है आपकी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर विद एनसीईआरटी। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ने से बहुत आसान होता है बेटा, है ना। ऑलवेज कंपेयर, ऑलवेज कंपेयर, बट डोंट कंपेयर विद शर्मा जी का लड़का, दैट कंपेरिजन इज वेरी बैड। ठीक है, व्हेन यू कंपेयर करके पढ़ोइंग द कंटेंट इट्स वेरी गुड, मजा आ रहा है, बट व्हेन यू कंपेयर विद शर्मा जी का लड़का सो नॉट गुड। ओके, चलिए, कहोगी मैम वो हम तो करते नहीं है मैम, हमारे मम्मी पापा करते हैं। हाँ, देख उसके कितने मार्क्स आए, देख उसने कितना कुछ कर लिया, तू नालायक ही रहेगा। हाँ, देख वो कितना आगे बढ़ गया। हाँ, चलो, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है जी। हाँ, स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, अरे बेटा शर्मा जी तो सिर्फ एक रेफरेंस है भाई, तुम्हारे शर्मा हो, वर्मा हो या जो हो, ठीक है ना भाई, तुम्हारे परिवार में सेम जगह पे ही कंपैरिजन हो जाएगी, है ना। शर्मा जी बोलने की थोड़ी जरूरत है, बुआ के लड़के को देखो, मौसी की लड़की को देखो, है ना, अरे ताऊ जी की बेटी को देखो कितना आगे बढ़ गई, है ना। और जब ऐसी कंपैरिजन होती है ना, तो भैया कमाल है ना। स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में बेटा हमें दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है, दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है, एक पेप्टाइडोग्लाइकन और एक हाइलुरोनिक एसिड, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकन एंड हाइलुरोनिक एसिड। एक तो इनकी सब यूनिट्स हमें बतानी है कि ये किसके बने हुए होते हैं, और दूसरा कहाँ पाए जाते हैं, किनके स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, है ना। चलो तुम भी बन जाओ थोड़े से काबिल कि तुम्हारा भी रेफरेंस लिया जाए। तुम्हारा रेफरेंस लिया तो जाएगा, देखो उसके बेटे को कितना नालायक है,
पढ़ता लिखता नहीं है, देखो उसकी लड़की को, हाँ फेल हो गई है, ऐसा एग्जाम्पल मत बनना, ठीक है ना। खैर है बेचारे आपके कजिन्स भाई, हाँ कह रहे मैम वाई यू कॉल अस सपोला आर्मी, आर वी टॉक्सिक मैम? यस यस बेटा, 110% you guys are toxic. That is the only reason I call you Sapola. Of course you are toxic. ठीक है, तुम्हें नहीं पता था कि मैं इसलिए तुम्हें सपोला बुलाती हूँ, इसलिए थोड़ी बुलाती हूँ कि मैं प्यार से तुम्हारा नाम सपोला रखा है, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से सपोले, नहीं 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 नहीं, बिकॉज यू आर सो टॉक्सिक। हाँ पढ़ लो भाई, अब आओ। पेप्टाइडोग्लाइकेन फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल, ये तो सबको पता है। हाइलोनिक एसिड का तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना। हाइलोनिक एसिड फाउंड इन कार्टिलेज होती है ना, उसकी मैट्रिक्स में मिलती है, फाउंड इन, और भी बहुत सारी जगह पे मिलती है, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। अभी हम तो एक एक लिख रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज उसके मैट्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है ना। मेरे प्यारे प्यारे नाजा नाजा, प्यारे प्यारे वाइपरा, क्रेट, भंगारस, ओके। अब बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन, और देखो अब बेटा कंटेंट पे फोकस करो। देखो दोनों में एक सब यूनिट कॉमन है जिसे मैं कह रही हूं नैग। नैग से ही आपने खत्म किया था अपने काइटिन, काइटिन वाज अ होमोपॉलीसैकेराइड, तो उसमें तो काइटिन 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 सिमिलर सब यूनिट्स थे ना, होमोपॉलीसैकेराइड्स। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन और हाइलुरोनिक एसिड जो है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है, दोनों में एक सब यूनिट कॉमन है, इसमें भी एनिस्टाइल ग्लूकाजामीन, इसमें भी नैग, दोनों में नैग कॉमन है। इसमें नैग के साथ आ जाता है नैम, ये भी एक डिराइव्ड शुगर है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये इसकी सब यूनिट्स है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एंड इसमें बेटा क्या आ जाता है नैग के साथ, जैसा इसका नाम है एल्यूरोनिक, इसमें आ जाता है ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, ये भी एक डिराइव्ड शुगर है। दैट्स इट, कितना इजी है। आप हो सपोलो की सरदारनी, आप हो नागरानी, मेरे पास है नागमणि, है ना। ठीक है बेटा, थिंग्स 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 ऑल आर डिराइव्ड शुगर। बेटा खत्म हो गया, अब पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, डिराइव्ड शुगर। ठीक है ना। एक ना जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में आओ ना तो मेरे लिए एक ताज लेके आना बेटा, ठीक है ना। नागमणि होनी चाहिए उसके ऊपर, ताज नहीं लेके आए ना फिर देख लेना तुम, ठीक है ना। जब सिलेक्शन होगा और जब मिलने आओगे ना तो एक ताज लेके आना मणि के साथ, नागरानी जो बोल रहे हो ना, है ना, सरदारनी जो बोल रहे हो ना नागों की। डन हो गया बेटा, यहां तक पहले बेटा मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी और फिर मैं आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। सारे ले आएंगे लग रहा, कह रहे यस मैम पक्का, सारे नाग याद तो रहेगा नहीं तुम्हें बेटा। हाँ चलो चलो डन। कितना इजी है बेटा, मैं आपको ना सारा कार्बोहाइड्रेट्स एक बारी ना मेरे साथ रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है ना। फिर मैं एनसीईआरटी लेके चलती हूँ। देखो बहुत अच्छी तरीके से मैं एक बारी आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, आपको और कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। इसको लिखना नहीं है जो अभी मैं रिवाइज करा रही हूँ। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा मैम, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स, आप ना रिवाइज भी ऐसे किया करो। हमने पढ़ा ओलिगोसैकेराइड्स, हमने पढ़े पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो जब हमने मैम मोनोसैकेराइड्स पढ़े तो मोनोसैकेराइड्स में हमने बोला कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 के शुगर्स हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा ग्लूकोज, इसके एग्जाम्पल में पढ़ा हमने राइबोज, इसके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा डीऑक्सीराइबोज, है ना। ये 5 कार्बन कंटेनिंग, ये भी 5 कार्बन कंटेनिंग, ये हो गया मैम 6 कार्बन कंटेनिंग। इनके स्ट्रक्चर्स बनाए, खत्म। थर्ड कार्बन से आइडेंटिफिकेशन सारे OH राइट साइड पे। इसमें आपको बस इसके और इसमें डिफरेंस दिखना है, 2 प्राइम कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन होती है, ठीक है, 2 सेकंड कार्बन पर।
ओलिगोसैकेराइड्स में तुमने बेटा डाइसैकेराइड्स ही पढ़े। डाइसैकेराइड्स इसमें होते हैं ओलिगो में 2 से लेके 9 शुगर आपस में कंबाइन करते हैं। डाई में तुमने पढ़ा बेटा माल्टोज, डाई में तुमने पढ़ा बेटा सुक्रोज, डाई में तुमने पढ़ा बेटा लैक्टोज। ये होता है ग्लूकोज गैलेक्टोज, ये होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये होता है ग्लूकोज ग्लूकोज। माल्टोज में जब ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइन करते हैं तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ठीक है ना, यहां तक तुमने पढ़ा है, ठीक है। फिर तुमने पॉलीसैकेराइड्स पढ़े, मोर देन 10 शुगर्स आपस में कंबाइन करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स में मैम आपने बताया एक होते हैं जो सिमिलर यूनिट से बनते हैं होमो, एक होते हैं जो डिफरेंट सब यूनिट से बनते हैं हेटेरो। होमो में मैम एक होते हैं जो बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं स्टोरेज, एक होते हैं जो मैम स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल। हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स में आपने सिर्फ स्ट्रक्चरल बताया, ठीक है मैम। स्टोरेज होमो पॉलीसैकेराइड्स बल्क में स्टोर होते हैं, केमिकली ऑस्मोटिकली लेस एक्टिव होते हैं। स्टोरेज में आपने बताया मैम ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में आपने बताया कि ये स्टोर्ड फूड होता है एनिमल्स के केस में। ग्लाइकोजन में आपने बताया ये 30,000 अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। ग्लाइकोजन में आपने बताया ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोजन में आपने बताया इसमें अल्फा 1,4 भी होती है लिंकेज, और इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज भी होती है। ये होती है ब्रांचिंग पॉइंट पर और ये होती है बेटा स्ट्रेट पार्ट पर, ठीक है ना। फिर आपने बताया मैम स्टार्च, स्टोरेज में आपने बताया स्टार्च। स्टार्च जो होती है मैम ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक होती है अमाइलोज फॉर्म, एक होती है मैम अमाइलोपेक्टिन फॉर्म। जो अमाइलोज फॉर्म होती है मैम उसमें हेलिक्स होते हैं और इसके हेलिक्स में आयोडीन ट्रैप हो जाता है, तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन केस ऑफ प्लांट्स। फिर आपने पढ़ा बेटा इन्यूलिन, इन्यूलिन जो होता है मैम वो रूट्स में से प्लांट्स के लाइक डहलिया वहां से पाया जाता है, ये बनता है बीटा फ्रक्टोज यूनिट से। क्लियर है मैम। स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड के बाद स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड में आपने बताया सेल्यूलोज और आपने बताया मैम काइटिन। आपने सेल्यूलोज के बारे में बताया ये सबसे अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेल्यूलोज पाया जाता है प्लांट सेल वॉल। सेल्यूलोज एक स्ट्रक्चर होता है अनब्रांच्ड और बना होता है बीटा ग्लूकोज से। मैम काइटिन जो होती है ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है, ये पाई जाती है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में, ये बनी होती है नैग डिराइव्ड शुगर से। फिर आता है स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड, इसमें आ जाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन और इसमें आ जाता है, मेरे को पता नहीं मैं कौन सी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिख रही हूं, और इसमें आ जाता है हाई एल्यूरोनिक एसिड, ये बना होता है नैग प्लस नैम और ये बना होता है नैग प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड। हाई एल्यूरोनिक एसिड मौजूद होता है कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ठीक है ना बेटा। आपको लेकिन ऐसे ही रिवाइज करना चाहिए। हमने इतने दिन मतलब इतने सारे टॉपिक्स का एक कंक्लूजन ऐसे निकाला, दिस यू शुड डू बेटा, आई एम टेलिंग यू। आप जब भी, और मैं कह रही हूं बेटा आपसे, अभी आप 11वीं पास कर रहे हैं, आपको अगले से अगले साल आपका आ गया समझो, देखते देखते आपका नीट आ जाएगा, आप भी अगले साल के दिसंबर में यही बैठे होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा पढ़ने के बाद में लिख लिख के देखना है। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट रिटेन द कंटेंट, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स कैन नॉट रिटेन द कंटेंट अंटिल एंड अनलेस यू राइट इट, है ना। आप जिस एज ग्रुप में हैं अभी आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद होगा। क्या मैंने कोई बेटा सारी कहानी थोड़ी लिखनी है मुझे, वो तो मैंने समझ लिया, एक बार ही मैंने नोट्स में पढ़ लिया, मेरे पास किताब है, एनसीईआरटी है, मेडीजी है, मैंने पढ़ तो लिया, मेरे पास सारा कंटेंट तो है ही, मुझे उसे लिख लिख के देखना है ताकि, और ऐसे लिख लिख के देखना है ताकि सारा कुछ बेटा यहाँ फीड हो जाए, ठीक है ना। हाँ मैम यकीन नहीं हो रहा है, हाँ वही तो भूमि, यही होता है, पूरा जो इतनी 2 क्लासेस में पढ़ा है वो इतनी सी स्लाइड में बेटा कवर हो गया, ठीक है ना। ये लिख देती हूं भैया, वरना तुम्हारे में से कुछ सपोले हैं ना जो इसको भी बेटा पीडीएफ से नोट कर लेंगे, है ना। मैं लिख दे रही हूं उन बच्चों के लिए, नालायक, रिवीजन है ये, ठीक है ना, वरना बेटा वो पीडीएफ से नोट कर लेगा, वो तो ये देख भी नहीं पाएगा, इसको भी नोट कर लेगा, नालायक, रिवीजन है ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं तुम्हें, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर मैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बता रही हूं आपको, ठीक है ना। देखो, the acid insoluble pellet also has polysaccharides carbohydrate as another class of macromolecule। acid insoluble part में ही आपको क्या दिख रहा था बेटा, polysaccharides, है ना। yes,
पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, थ्रेड के जैसे होते हैं जिसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं आपकी बेटा मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज। अब एनसीईआरटी जिंदाबाद, एनसीईआरटी ने ना होमो, ना हेटेरो, ना स्ट्रक्चरल, ना स्टोरेज, कुछ डिफरेंशिएट करके नहीं दिया हुआ, सारा कचरा करके बेटा एक ही जगह पे भर दिया है ना। यस, देखो फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक सब्सटेंस, पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड, पॉलीमरिक मतलब मल्टीपल यूनिट से बना हुआ है, वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। ये कहने का मतलब है सेल्यूलोज एक होमोपॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर एंड किसका बना होता है, ग्लूकोज का। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बस प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टार्च इज अ वेरिएंट क्योंकि स्टार्च भी होमो है, बट सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रक्चरल है और जो स्टार्च है वो स्टोरेज है, ठीक है ना। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। बेटा आप अगर ऐसे पढ़ लोगे ना तो आपकी हाय तौबा हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या किया है। पहले सेल्यूलोज से शुरू कर दिया, फिर स्टार्च दे दिया और फिर बेटा दे दिया ग्लाइकोजन, कैसे समझ में आएगा। एंड दैट्स वाई द रोल ऑफ टीचर कम्स, बिकॉज आप ऐसे समझ ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। अब आपको रिलेट कर जाएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एनिमल्स के पास होता है ग्लाइकोजन, फिर इन्यूलिन पे आ गए, खत्म भी नहीं किया, पहले इन्यूलिन पे आ गए। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का। फिर से बेटा इनको मन किया तो ग्लाइकोजन पे आ गए। इन पॉलीसैकेराइड से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये मैं भी आपको समझाऊंगी। It has branches as shown in the cartoon diagram and as shown in the theory cartoon. Okay, so this is beta the cartoon diagram where you have the branch structure. Starch forms helical secondary structure, इसीलिए मैंने आपको हेलिक्स बता दिया, अमाइलोज वाले फॉर्म में हेलिक्स होता है, ठीक है ना। स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, मतलब स्टार्च आयोडीन मतलब आयोडीन टेस्ट किया तो ब्लू कलर देता है। सेल्यूलोज डू नॉट कंटेन हेलिक्स हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, जिसके पास भी बेटा हेलिक्स नहीं है, चाहे सेल्यूलोज चाहे ग्लाइकोजन, तो वो बेटा पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो बेटा आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास हेलिक्स नहीं है, ठीक है ना। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोस्टिक। ऑफ कोर्स कॉटन जो है आपका, या आपका जो पेपर है, जो आपका कॉटन फाइबर है, वो सेल्यूलोज है बेटा। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स मतलब पॉलीसैकेराइड्स के कुछ आगे डेराइव्ड वर्जन्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट से मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, है ना। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स, केमिकली मॉडिफाइड शुगर, अमीनो शुगर जैसे ग्लूकाजमीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन, है ना। तो मॉडिफाइड शुगर होते हैं ये, वो भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है कि ग्लूकोज का ही मॉडिफाइड वर्जन है। Exoskeleton of arthropods, for example, have a complex polysaccharide called chitin. These complex polysaccharides are mostly homopolymers. कुछ नहीं दिया बेटा अच्छे से कि कौन सा होमो है कौन सा हेट्रो है, भाई साहब पहले ये क्लियर कर दो, फिर होमो में कौन सा स्टोरेज है कौन सा स्ट्रक्चरल है ये क्लियर कर दो, कुछ भी क्लियर नहीं किया है बेटा, बट कंटेंट सारा दिया हुआ है, कंटेंट सारे एक ही जगह में बेटा घिचपिच खिचड़ी बना दी है। अब खिचड़ी में से बेटा तुम चुन के निकालो कि कैसे तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। अब बेटा लास्ट कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक बचा हुआ है दैट इज, देखो अब तुम अगर देख पा रहे होगे एनसीईआरटी ने क्या दिया है कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे पहचानते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, नहीं ना। पर एक छोटा सा बेटा धप्पा देके एनसीईआरटी गायब हो जाती है। ये वाला टॉपिक आप वैसे तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने धप्पा किया है तो हमें बेटा हम तो आउट हो गए ना भाई, हमें तो पढ़ना पड़ेगा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने ग्लाइकोजन के लिए इसको इस्तेमाल किया हुआ है तो वी नीड टू बेटा डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स। पहले तो रट्टाफिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, लाइक चतुर सेड ना, सो पहले चतुर वाली डेफिनेशन करते हैं, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो वी डू अ टेस्ट, द टेस्ट इज कॉल्ड एज बेटा द फेलिंग्स टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट, ये केमिस्ट्री वाइज ये टेस्ट किया जाता है। एंड द एबिलिटी टू रिड्यूस द कॉपर आयंस, जो भी शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो सोल्यूशन में मौजूद कॉपर आयंस को Cu2+ को Cu+ में कॉपर आयंस को रिड्यूस कर देते हैं। जो भी सोल्यूशन में कॉपर आयंस को रिड्यूस कर दे रहे हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये चतुर वाली डेफिनेशन है, ये वैसी वाली डेफिनेशन है। बट अगर आप किसी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, देख के बिना टेस्ट किए आप कैसे बता सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा, उस कंसेप्ट को अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। यस यस, देखो हम लिखते हैं बेनेडिक्ट
बेनेडिक्ट्स और फेलिंग्स टेस्ट is performed to know about this ability of the sugar to reduce copper ions. Makes it a reducing sugar. जिसने कॉपर को रिड्यूस कर दिया वो रिड्यूसिंग शुगर है। अब मैं आपको बिना ये टेस्ट किए कैसे पहचानना होता है ये भी सिखा देती हूं, आपको केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल में आप लिख लो ऑल मोनोसैकेराइड्स, सारे मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड के जो तीनों एग्जाम्पल बताए हैं उसमें डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, जो आपने पढ़े हैं मैं सिर्फ उनमें से बता रही हूं। एंड ग्लाइकोजन का राइट एंड, ग्लाइकोजन राइट एंड ये रिड्यूसिंग होता है। अब ग्लाइकोजन वाला तो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप पता है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो कंसेप्ट जो है उसका ये है, इसके पीछे की जो कंसेप्ट है बेटा वो क्या है? चेक फंक्शनल कार्बन। किसी भी शुगर में चेक फंक्शनल कार्बन इफ इट इज मेकिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इफ इट इज मेकिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो यानी कि वो फ्री नहीं है, लिंकेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड है। अगर ये बना रहा है तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा। अभी देखो कैसे समझना है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया। देखो मैंने बोला वैसे थ्योरेटिकल अगर आपको पता करना है तो आप कहते हो बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट करना चाहिए, और जो भी शुगर कॉपर आयंस को रिड्यूस कर देती है वो रिड्यूसिंग हो जाती है, जो नहीं करती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, ग्लाइकोजन का राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, और डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग होते हैं सिवाय सुक्रोज को छोड़ के। लेकिन मैम स्ट्रक्चर देख के कैसे पता चलेगा? तो कोई भी शुगर जो आपसे पूछा जा रहा है कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है ये पता करो, तो आपको क्या देखना है बेटा? आपको देखना है फंक्शनल कार्बन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप मेरी बातों पर पहले ध्यान दो फिर लिख लेना। देखो अगर मैं आपको कहूं ग्लूकोज देख लो, राइबोज देख लो, डीऑक्सीराइबोज देख लो, फ्रक्टोज देख लो, ये सारे क्या है? मोनोसैकेराइड्स। वो मोनोसैकेराइड्स क्यों है? क्योंकि वो इंडिविजुअल यूनिट्स है। क्या वो किसी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं जब वो मोनोसैकेराइड्स हैं? नहीं, मोनोसैकेराइड्स में तो कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता ही नहीं है, तभी तो वो मोनोसैकेराइड्स हैं। सारे मोनोसैकेराइड्स इसीलिए रिड्यूसिंग होते हैं क्योंकि उनका फंक्शनल कार्बन ग्रुप जो होता है वो हमेशा फ्री होता है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना रहा होता। इसी कारण से चाहे जो मर्जी आप मोनोसैकेराइड ले आओ वो सारे रिड्यूसिंग होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या लेना देना है अभी मैं आपको बताती हूं। लेकिन ऐसे शुगर्स जहां फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ग्लाइकोजन से चेक करवाती हूं, देखो आपने ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर यहां बनाया था ना, आप बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्चुअल चीज हम पढ़ रहे हैं। देखो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर था। ग्लाइकोजन के केस में बेटा हम क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी हम समझा रहे हैं। देखो देखो ठीक है ना। अरे मैंने गलती से सोचा मुझे बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैम? वो कह रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं अनु। अरे भाई अनु और तन्नू ठीक है ना, और सिमरन कोई ना आएगा बेटा, पढ़ाई काम आएगी, ठीक है ना, पढ़ ले बेटा। हाँ अभी सुनो, मुझे लगा कि यार मेरे को बोल रहे हैं मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं एकदम एनर्जी में एक्सप्लेन करने जा रही थी कि बेटा मैं बता रही हूं अभी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो देखो ये जो ग्लूकोज है बेटा
हम कहते हैं ये जो राइट एंड है ये ग्लाइकोजन का हम रिड्यूसिंग एंड कह रहे हैं, और जो लेफ्ट एंड होता है इसे हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो मैंने कहा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग चेक करने के लिए ना बेटा हमेशा फंक्शनल कार्बन ग्रुप को चेक करना होता है। अगर फंक्शनल कार्बन ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड बना रहा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया ना फिर वो रिड्यूसिंग एंड नहीं होगा। अगर वो फ्री है, उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, तो वो रिड्यूसिंग है। फ्री है मतलब रिड्यूसिंग है। फ्री मींस रिड्यूसिंग, फ्री में आर आ रहा है, अगर वो फ्री है तो वो रिड्यूसिंग है, अगर वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब आप मुझे एक बारी बताओ बेटा, ये जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, कोई भी ग्लाइकोजन में जो आखिरी ग्लूकोज होगा वो हमेशा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्या आखिरी ग्लूकोज, क्या लास्ट ग्लूकोज, किसी भी आप ग्लाइकोजन में चाहे 30,000 क्या कितने मर्जी ग्लूकोज जोड़ दो, क्या इसके स्ट्रक्चर में लास्ट ग्लूकोज हमेशा ऐसा दिखेगा और जो फर्स्ट ग्लूकोज है वो हमेशा ऐसा दिखेगा? पहले आप मुझे इसकी क्लैरिटी दो। जो आपका पहला ग्लूकोज होगा वो हमेशा ऐसा दिखेगा और जो आपका आखिरी ग्लूकोज होगा वो ऐसा दिखेगा। पहले यस या नो में मुझे इसका आंसर दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आप मुझे पहले ये बताइए हाँ या ना। बताओ हाँ या ना, राइट? अगर पहला ग्लूकोज यानी कि लेफ्ट साइड वाला ग्लूकोज ऐसा दिखेगा, राइट वाला ऐसा दिखेगा, आप मुझे बताओ जो राइट साइड वाला ग्लूकोज है क्या उसका फंक्शनल कार्बन ग्रुप फ्री है? क्या आपको राइट वाले ग्लूकोज का हमेशा फर्स्ट कार्बन विच इज द फंक्शनल कार्बन फ्री दिख रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना रहा ना, ये फ्री है इसलिए ये रिड्यूसिंग है। लेकिन जो फर्स्ट ग्लूकोज है यानी कि लेफ्ट साइड वाला ग्लूकोज, इसका फंक्शनल कार्बन ये है और इसका फंक्शनल कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया और ये रिड्यूसिंग हो जाता है। इसीलिए राइट साइड इज ऑलवेज रिड्यूसिंग बिकॉज राइट साइड वाले ग्लूकोज की जो कार्बन है, फंक्शनल कार्बन है, वो फ्री है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये कंसेप्ट है बेटा, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना? यस, एंड दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि ग्लाइकोजन में राइट साइड रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि राइट साइड की जो फंक्शनल कार्बन है वो फ्री है। अगर फ्री है तो वो रिड्यूसिंग, लेकिन लेफ्ट साइड वाली ग्लूकोज यानी ये वाली ग्लूकोज, इसका फंक्शनल तो बेटा बॉन्ड बना रहे हैं ना, तभी तो 1,4 लिंकेज दिख रही है, तभी तो 1,4 लिंकेज दिख रही है। इसका फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन था, वो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं मतलब फ्री नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली सिर्फ इतना याद रख लो कि राइट एंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, खत्म। बट केमिस्ट्री में तो आगे पढ़ना ही है तुम्हें, ठीक है ना? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? और तुमने एनसीईआरटी तो देख ही ली बेटा, जूलॉजी में कितना ही दिया हुआ है। मैं तो ये कोशिश कर रही हूं कि तुम्हें ऊपर ऊपर से ना बताऊं, जो भी तुम्हारे काम में आने वाला है बेटा केमिस्ट्री में वो मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है ना? ऑलवेज चेक। अब तुम्हें ये केमिस्ट्री में काम आएगा, यहां तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम एक एक को बेटा निकालो कि मैम अच्छा बताओ सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग था। अब तुम्हें कंसेप्ट पता चल गया, सुक्रोज इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग रहा होगा क्योंकि उसमें किसी भी तरफ में कोई भी फंक्शनल कार्बन ग्रुप फ्री नहीं होंगे, इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग बन गया होगा, है ना? या किसी को भी तुमने रिड्यूसिंग अगर बोला है तो डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कोई फंक्शनल कार्बन फ्री होगा, ठीक है ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस। अब देखो अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है आज, क्योंकि अब देखो क्योंकि 15 मिनट टॉपिक है और इससे पहले कि बेटा स्पैमर्स अपना काम स्टार्ट कर दें, उन स्पैमर्स की को हम म्यूट कर देते हैं यहां से। देखो जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है अमीनो एसिड्स का। तो अभी 15 मिनट टाइम है बेटा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं क्योंकि अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स से रिलेटेड टॉपिक होता है प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स के साथ हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके बाद फिर पढ़ेंगे लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, वो एक क्लास में होगा। फिर एंजाइम्स, फिर हमारा खत्म सिलेबस, ठीक है ना? तो हम हेडिंग डालते हैं बेटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। जितना एक्चुअल में डिफिकल्ट दिखता है ना बेटा उतना है नहीं, वो एनसीईआरटी ने बेटा थोड़ा सा ना झोल कर दिया होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है समझने में। हम हेडिंग डालते हैं बेटा क्या, अमीनो एसिड्स, बिकॉज अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे तभी तो बेटा हम प्रोटीन्स की ओर बढ़ेंगे। वाह 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 मैम, आप तो राइम भी अच्छा कर रही होती हो।
अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स आर व्हाट? अमीनो एसिड्स को शॉर्ट में पहले तो बेटा ये लिखिए ए। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी मोनोमर्स होते हैं, ठीक है ना। देखो इनका नाम चिल्ला चिल्ला के इनकी डेफिनेशन कहना चाह रहा है कि मैं एक एसिड भी हूं और मैं एक अमीनो भी हूं। इसमें आपको ये दोनों ग्रुप्स बेटा मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम होता है अमीनो एसिड, इसलिए इसका नाम होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स को बोला जाता है मेरे प्यारे सपोलो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। These are called as substituted. These are called as substituted methane. मीथेन का सब्स्टिट्यूशन है ये। जैसे कि अगर मैं मीथेन कहूं तो मीथेन ऐसा होता है, मीथेन ऐसा होता है बेटा, दिस इज मीथेन। मैं मीथेन की सब्स्टिट्यूशन अगर मैं कर दूं, मतलब कि इसके ग्रुप्स को मुझे रिप्लेस करना है, तो यही बन जाएगा मेरा मैम अमीनो एसिड। अब जब अमीनो एसिड है तो एक अमाइनो ग्रुप तो है ही और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है ही मेरे प्यारे सपोलो। इसके अलावा क्या होता है? एक तो हाइड्रोजन होता है बेटा, एक हाइड्रोजन होता है और एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आर ग्रुप। एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं आर ग्रुप। तो सारे ग्रुप्स को लिखते हैं। एक तो हाइड्रोजन है मैम, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसकी वजह से एसिड नाम आया, है ना, एसिड नाम आया। एक अमाइनो ग्रुप है मैम जिसकी वजह से अमाइनो एसिड नाम आया। एक हाइड्रोजन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसे कहा जाता है वेरिएबल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो 20 प्रकार के डिफरेंट अमीनो एसिड से बने होते हैं। सो देयर आर ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड्स बेटा दैट मेक्स अप द प्रोटीन्स। जो हमारी बॉडी में हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं उसको बनाने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं अराउंड 20। सो 20 अमीनो एसिड्स मेक्स अप योर प्रोटीन, ठीक है ना। ये जो 20 प्रकार के डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं ये किस बेसिस पर डिफरेंट होते हैं? क्योंकि सारे अमीनो एसिड्स में हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तीन ग्रुप तो सारे अमीनो एसिड में पाए जाएंगे मैम। चाहे वो एसिडिक कोई अमीनो एसिड हो, चाहे कोई बेसिक अमीनो एसिड हो, कोई भी अमीनो एसिड हो मैम, उनमें ये तीन ग्रुप तो फिक्स हैं। तो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट बनाने वाली जो ग्रुप होती है उसका नाम खुद कह रहा है बेटा कि मैं एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंशिएट करूंगी, क्योंकि मेरा नाम है वेरिएबल ग्रुप। मेरा नाम क्या है? वेरिएबल ग्रुप। जब मैं यहां पे कह रही हूं, अच्छा एक और चीज, जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक, अमाइनो और सारे ग्रुप जुड़े होते हैं ना, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं बेटा, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, जिससे सारे फंक्शनल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं। ये तीनों ग्रुप, ये तीनों फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड फॉर ऑल अमीनो एसिड। ये फिक्स होते हैं सारे अमीनो एसिड्स के लिए। लेकिन ये जो वेरिएबल ग्रुप है it is different for different amino acids. It is different among all amino acids. इसी आधार पर आप सारे अमीनो एसिड्स को बेटा कैटेगराइज करते हो। किसी भी अमीनो एसिड की कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा इन सारे ग्रुप से डिसाइड होती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, ये तीनों ग्रुप्स मिलके बेटा डिसाइड करते हैं उस किसी भी अमीनो एसिड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या उनकी केमिकल कैसे रिएक्शन करेंगे, है ना, या उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों को डिसाइड बेटा करने वाले ये सारे ग्रुप्स होते हैं। तो हम ये वाला पॉइंट भी लिखते हैं, द फिजिकल, ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है, द फिजिकल एंड chemical properties of any amino acid is decided by amino group, carboxylic group
and the वेरिएबल ग्रुप। किसी भी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज को ये सारी चीजें बेटा मिलके डिसाइड करती है, इसे नोट करो। आज जो मैं लास्ट टॉपिक तुम्हें बता के जाऊंगी वो ये है कि जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है आज के लिए बस मैं लास्ट वो बता के जाऊंगी, ठीक है ना। डन डना डन डन कर लो, डन डना डन डन। आज का लास्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ रहे थे तो बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये मैं होमवर्क भी दे सकती हूँ, वैसे तुम करके आ सकते हो, बट बहुत इजी है इसलिए मैं करा ही दे रही हूँ। व्हेन अमीनो एसिड्स आर linked, peptide bond is formed with a loss of water. Peptide bond is formed with a loss of water. देखो अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं, विद अ मत लिखो क्योंकि जितने अमीनो एसिड जुड़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितने वाटर का लॉस हुआ। अमीनो एसिड को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन, अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन हुआ, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ। मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे लिख रही हूं बेटा, एक हाइड्रोजन हुआ, एक अमाइनो ग्रुप हुआ, दिस इज अमाइनो ग्रुप NH2, और एक हो गया आर ग्रुप। ये पहला अमीनो एसिड है तो मैंने आर ग्रुप को ऐसे लिख दिया है। दूसरा अमीनो एसिड इसके बगल में बनाओ, इसके अमाइनो ग्रुप को हम NH2 को ऐसे लिख रहे हैं। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है तो R2 लिख दिया मैंने। ये हाइड्रोजन है, इसके कार्बोक्सिलिक को मैंने ऐसे लिख दिया। क्या ये बहुत इजीली बेटा तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनते हुए नहीं दिख रहा है? बताओ, क्या ये बहुत इजीली तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनते हुए नहीं दिख रहा है विद द लॉस ऑफ H2O? कितना इजी है यार। जब दो अमीनो एसिड को जोड़ते हो तो एक पानी निकलेगा, जब बेटा 3 को जोड़ोगे तो 2 वाटर का लॉस होगा, जब 4 को जोड़ोगे तो 3 वाटर का लॉस होगा। अकॉर्डिंगली जितने अमीनो एसिड जोड़ रहे हो, हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट में बनाओ, चाहे प्रोटीन्स में बनाओ, चाहे न्यूक्लिक एसिड में बनाओ, हमेशा H2O लॉस होता है। अब यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर बना के देखो, ये हो गया पहले अमीनो एसिड का NH2, ये हो गया इसका अल्फा कार्बन, ये हो गया R1, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया इसका C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया बेटा इसके साथ में अमाइनो, ये हो गया इसका हाइड्रोजन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया R2, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बोक्सिलिक। और ये जो पर्टिकुलर चीज तुम्हें दिख रही है इसे तुमने बोला पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज ओनली द पेप्टाइड बॉन्ड ना, खत्म कहानी। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? और बेटा ये भी मुझे बताओ, कोई भी प्रोटीन की चेन में, कोई भी प्रोटीन की चेन में जब तुम अमीनो एसिड्स को जोड़ते हो, जैसे अभी मैंने ग्लाइकोजन बताया ना, जैसे मान लो ये प्रोटीन की एक चेन है, इसमें अमीनो एसिड्स है ना, कितने अमीनो एसिड्स है इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई भी अमीनो एसिड में जो लेफ्ट साइड वाला अमीनो एसिड होगा, यानी जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, उस फर्स्ट अमीनो एसिड का हमेशा अमाइनो ग्रुप फ्री दिखता है। बताओ हाँ या ना? हमेशा जो पहला अमीनो एसिड होगा उस पहले अमीनो एसिड का, ऑलवेज अमीनो एसिड नंबर 1 का हमेशा जो अमाइनो ग्रुप है बेटा वो फ्री दिख रहा होता है। बताओ हाँ या ना? और इसी कारण से ये अमाइनो ग्रुप जो फ्री होता है, क्योंकि अमाइनो N है ना, इसीलिए इस साइड को हमेशा N टर्मिनल बोलते हैं बेटा, ऑलवेज N टर्मिनल कहते हैं। R क्या है बेटा, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। R क्या होता है? R हाइड्रोजन भी हो सकता है, R अल्काइल भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, सल्फेट भी हो सकता है ग्रुप,
ठीक है ना। और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उस लास्ट अमीनो एसिड का हमेशा ये बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप तुम्हें फ्री दिख रहा होगा, बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं। ये जो लास्ट अमीनो एसिड होगा, दिस इज द अमीनो एसिड लास्ट अमीनो एसिड में हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा होगा फ्री। इस कारण से इस लास्ट वाले या राइट साइड को प्रोटीन के चेन के हमेशा बोला जाता है सी टर्मिनल और लेफ्ट साइड को हमेशा बोला जाता है एन टर्मिनल। राइट साइड को हमेशा बोला जाता है किसी भी प्रोटीन के चेन की सी टर्मिनल एंड लेफ्ट साइड को किसी भी प्रोटीन की चेन की बोला जाता है एन टर्मिनल। बताओ हां या ना। आज की कहानी बस इतनी ही। बताओ ऑलरेडी, वाह केमिस्ट्री में पढ़ ली हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। डन हो गया है सारे बच्चों का? पक्का एंड कर दें फिर? यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना बेटा पहले से, ठीक है ना। यस कल ये क्वेश्चंस भी करेंगे। आज तो हमारे प्रोटीन वाला टॉपिक कवर नहीं हुआ है ना, कल कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। यस चलिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा कैसा लगा आप लोग को लेक्चर। यही गाना सुना देती हूँ जो गाना मेरे को याद आ रहा था, ठीक है ना। बहुत ही पुराना गाना, एज यूजुअल माय फेवरेट्स। ओके चलिए। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे टॉक्सिक सपोलो। मिलते हैं हम कल की क्लास में, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।